अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फुल बुक टेस्ट। तो आप एमसीक्यूज हैं, आप इन एमसीक्यूज को कर लें। इन एमसीक्यूज में आई होप सो मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपकी फुल बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपके जो एंडिंग चैप्टर आपका वहाँ तक है, यानी 1 से लेके आपके पास 12 तक है। So, पहला क्वेश्चन है, the number of significant figures of a measurement are defined as they reflect the accuracy of the observation in a measurement. They are the figures which are reasonably reliable. They are accurately known digits and first output digit of the measurement. अब इसको देखते ही फौरन आपका आंसर चला गया होगा पॉइंट नंबर सी पे। लेकिन दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द मेजरमेंट एंड द फिगर्स दे आर द फिगर्स विच आर रीजनेबल रिलायबल। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनता है? ऑप्शन डी। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसकी इक्वल है? क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वल है, वो कॉस एंगल। अब डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये किस क्या हो जाएगा? हमने वो एंगल बताना है जहां पे कॉस थीटा और साइन थीटा सेम वैल्यूज देते हैं, तो वो आता है 45 डिग्री पे। अब इसका ट्रिक क्या है? आप अपना कैलकुलेटर ओपन करें, कॉस 45 लिखें, साइन 45 लिखें, दोनों आंसर सेम आएंगे। आप 65 एंगल पुट करें, 76 पुट करें, 30 पुट करें, तो आपको इनके आंसर्स एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो दैट मीन्स बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, 45 का क्या है? करेक्ट है। An object is in a uniform circular motion and it takes 10 revolutions in 2 seconds। यानी अब आप देखें, आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको माइंड में होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, टाइम इन्वॉल्व होता है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है? 10, टाइम कितना है? 2, 2 5 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास? द आंसर विल बी 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपके पास, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैकवर्ड टू द ग्राउंड। यानी एक बॉल है, उसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है और फिर वो ग्राउंड की तरफ गिरती है। विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव इन दिस सिनेरियो? कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव होती है? तो ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है और वो सेम लगती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ये। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज। पोलराइजेशन का फिनोमिना आप जो ऑब्जर्व करते हैं वो किस में होता है? स्कैटरिंग में होता है। The property of the light to vibrate in specific direction, the ability of the light to travel in straight line, or the phenomena of light changing color। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है the process of the light vibrate in specific direction। तो पोलराइजेशन में आप लाइट को एक ही प्लेन में पोलराइज कराते हैं। नेक्स्ट है द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल इज m। तो रेस्ट मास है यानी रेस्ट पोजीशन पे। इट इंक्रीजेस टू जो होता है आपके पास एम में, ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी? देखें, एक तरफ है आपके पास रेस्ट मास के माना जिसकी हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल के रेस्ट मास की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी गैमा एम नॉट सी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया? सो अब जब आपके पास मास इंक्रीज हुआ है, सो आपके पास जो एनर्जी होती है वो एक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी? एम सी स्क्वायर। सो आपके पास डिफरेंस इन मास क्या हो जाएगा उसमें आपके पास? तो ये आपके पास m माइनस एम नॉट और साथ आ जाएगा सी स्क्वायर। सो आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा एम किनेटिक एनर्जी जो होगी कि डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को देखते हैं, इसलिए आपका जो माइंड में आ रहा होगा कि हम हाफ वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते। हम डायरेक्ट कहते हैं माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? टोटल एनर्जी, यानी हमारी जो टोटल एनर्जी है माइनस हम उसमें से करते हैं जो आपके पास जो चेंज इन एनर्जी होता है। सो टोटल एनर्जी माइनस चेंज, सो देन आपके पास जो आंसर आता है दैट इज m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इफ अ स्टोन इज submerged इन वाटर, इट्स वेट इज लेस इन वाटर देन एयर। अगर आप स्टोन को पानी में डालते हैं तो आपको उसका वेट बहुत कम फील होता है। ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू बायोनेट फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड। यानी पानी में जब भी कोई चीज सबमर्ज होती है जैसे ये है, तो इसके ऊपर अपवर्ड बायोनेट फोर्सेस एक्ट करती हैं जो कि इसके वेट को बैलेंस करती हैं।
द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, जो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। हार्मोनिक्स होते हैं वो इंटीजर मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के, यानी एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन। फिर है द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में जो एम्पलीट्यूड होता है इंक्रीज होता है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, तो अगर तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो आपको स्टेशनरी वेव मिलती है। लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंस है तो आपके पास बीट्स बनते हैं। विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल इन अ पार्टिकल। अभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपके पास पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है। प्रोटॉन है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और सेम एज इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और अगर उसकी जगह हम अल्फा पार्टिकल लें हीलियम न्यूक्लियस को, तो आपने 1.6 इन 10 पावर -19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। What is work done by an electron by the potential difference of 100 वोल्ट? आपने 100 वोल्ट का क्या अप्लाई किया है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो आपने वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है क्यू वी। क्यू किसकी इक्वल है? हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है, ई की इक्वल है। वी कितना है? 100। तो हम क्या लिखेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज के ऊपर जो पैरेलल टू मैग्नेटिक, फॉर्मूला तो ये होता है। अब पैरेलल जब जा रही होती है तो एंगल क्या बनता है आपके पास? 0 डिग्री हो जाता है, साइन 0 0 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये किसका यूनिट है? ये टेस्ला का यूनिट है। A strong nuclear force exists between प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब के दरम्यान एग्जिस्ट करती है। Which of the following radiation has highest ionization power? इसमें से किसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर है? तो अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग होता है और गैमा पार्टिकल सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। स्टूडेंट्स, ये था आपका टेस्ट नंबर 1, 17 एमसीक्यूज पे ये था। अब ये 17 एमसीक्यूज के लिए अगर आप परेशान हैं तो आप इन 17 एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, और आप अपनी बुक के जो एक्सरसाइज की एमसीक्यूज हैं उनको भी मस्ट प्रिपेयर करें। और ये एमसीक्यूज जो मैं आपको करवा रही हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।